अब तो जामा मस्जिद के पास भी ऑर्डर आ गया, तो फिर वहां पर भी तो माहौल खराब। लोग क्या आरोप लगा रहे हैं, ये माहौल खराब करने वाली चीज है। वहां पर मंदिर भी होगा, मंदिर के आसपास भी होगा, लेकिन आप याचिका लगाते हैं सिर्फ मस्जिद के आसपास वाली जमीन पर, ये आप पर आरोप है। तो अब जामा मस्जिद के पास भी सर्वे का ऑर्डर आ गया, फिर वहां भी इसी तरह का माहौल खराब। ये माहौल खराब करने वाली चीजें कर रहे हैं आप लोग, बताइए साहब। साउथ दिल्ली में 60 बीघा फॉरेस्ट की लैंड जो रिजर्व आरक्षित भूमि है फॉरेस्ट के लिए, उस पर कब्रिस्तान बनाकर वकफ बाई यूजर कर लिया। 60 बीघा जमीन देश की राजधानी में, माहौल खराब नहीं होता? करनाल बाईपास पे एक्वायर्ड लैंड को कब्रिस्तान बनाकर ग्रीन लैंड को 22 बीघा जमीन उत्तम नगर अस्पताल में, माहौल खराब नहीं होता? सीलमपुर में डिस्ट्रिक्ट पार्क गायब करके कब्रिस्तान बना दिया, उसमें मस्जिद मदरसा बनाकर वकफ कर दिया, माहौल खराब नहीं होता? झुग्गी के बदले रेजिडेंशियल प्लॉट को वकफ कर दिया, माहौल खराब नहीं होता? दक्षिणपुरी साउथ दिल्ली में टॉयलेट ब्लॉक को वकफ कर दिया। सादिक नगर में बहुत हैरानी की बात है, केंद्रीय विद्यालय की जमीन को वकफ कर दिया, माहौल खराब नहीं होता? मतलब आपको सारे मस्जिद ही मिलती है, मंदिर का मतलब मस्जिद कब्रिस्तान, मंदिर नहीं मिलता कोई। मैं कह रहा हूं बरवाला गांव में 144 बीघे डीडीए की लैंड वकफ कर दी। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको मस्जिद वक्फ कब्रिस्तान, ये मंदिर के आसपास कोई ऐसी जमीन नहीं मिलती आपको? डीएम की क्या जिम्मेदारी है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप याचिका की क्या जिम्मेदारी है? भाई आप याचिका दाखिल करते हैं ना, 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई आपने, लड़ाई लड़ी लंबी, आप कह रहे हैं अभी भी लड़ेंगे आप। तो ये सवाल पूछा जाता है, जो मुस्करा भी रहे हैं एक हमारे, वो सवाल आपसे कि मंदिर के आसपास अतिक्रमण का कोई आपको सबूत, इस तरह कोई याचिका एक आधा लगाई, एक भी लगाई आपने? नहीं, मंदिर के आसपास अतिक्रमण है ही नहीं है, आपको नहीं मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला। तो आप ढूंढते हैं जाकर मस्जिदों के आसपास ही? नहीं, मस्जिद के आसपास क्यों ढूंढूंगा, मस्जिद ही अतिक्रमण है। मस्जिद कैसे, कौन सी मस्जिद? या मस्जिद पर तो कोई एक्शन होना भी नहीं था, मस्जिद के आसपास अतिक्रमण था। मस्जिद के ऊपर एक्शन क्यों होता? मैं मस्जिद को लेके कोर्ट गया ही नहीं। यस, ये क्लियर करिए, यही मैं क्लियर करवाना चाह रहा था। ये जो मस्जिद को खरोंच तक नहीं आई, ना आनी थी, ना हाथ लगाना था। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। हाँ। ये सारा जो भी मतलब वहां स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला पार्ट था जो पीडब्ल्यूडी का था, 2512 स्क्वायर फीट का, जो फुटपाथ और सड़क पर कब्जा था। ठीक है। फिर इसका बी पार्ट था 36,428 स्क्वायर फीट। ठीक है, 2512, 36,428 और 7,343 स्क्वायर फीट। तो जब हम सी, जो इसका सी पार्ट है, उसके लिए हम कोर्ट गए नहीं, हमारी प्रेयर में सी पार्ट है ही नहीं। हम जानते हैं कि ये फैज़े इलाही की दरगाह है, ये बार बार मस्जिद का नाम ले रहे हैं। और कल भी कोर्ट में मस्जिद पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई, कोई बुलडोजर, कुछ नहीं था। जज साहब ने पूछा, मैनेजिंग कमेटी से भी पूछा, वक्फ बोर्ड के एडवोकेट से भी पूछा। हाँ। कि जो सी पार्ट है इसके ऊपर एमसीडी कार्रवाई कर रही है, एलएनडीओ कार्रवाई कर रही है, पीडब्ल्यूडी कार्रवाई कर रही है कि नहीं जी, सी पार्ट पे नहीं कर रही है। तो फिर आपने पूरे देश को भ्रमित क्यों कर दिया? उन लोगों को, जिन लोगों से पैसा लेकर इन भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर शादी के आयोजन के पैसे लिए, उनको आज भड़काकर आगे कर दिया। उन्हीं के बच्चे आज जेल में हैं, वही परिवार आज थाने के बाहर खड़े हुए हैं। जिन लोगों से इन भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर आयोजन के नाम पर पैसे लिए, और मैं तो बता रहा हूं, इससे हैरानी की क्या बात होगी, जिसे तुम आज कब्रिस्तान बता रहे हो, इसका मतलब हजारों लोगों की शादी आपने कब्रिस्तान में करा दी। डायलिसिस सेंटर आप कब्रिस्तान में चला रहे हो, डायग्नोस्टिक सेंटर आप कब्रिस्तान में चला रहे हो, मैटरनिटी होम आप कब्रिस्तान में चला रहे हो। आदिल भाई, आदिल हसन है AIMIM से। आदिल भाई, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ ये पत्थरबाजी, ये दंगे वाले हालात क्यों बने? किसकी गलती किसकी है? कोर्ट का ऑर्डर की तामील करने के लिए वहां पर पहुंची टीम, पत्थरबाजी शुरू हो गई, गलती किसकी? आदिल हसन। गलती वक्फ बोर्ड के मक्कार ऑफिसर और मक्कार जो कमेटी है उसकी है। उसकी मक्कारी और अय्यारी के चलते ये पूरा एपिसोड हुआ। पूरी बात आप सुनिए अमन साहब। सबसे पहले ये कि इसका गैजेट है, गैजेट नंबर मैं बता दूं, 40 गैजेट नंबर है इसका वक्फ का। तो ये वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है। वहां पर जो वक्फ बोर्ड में जब 12 नवंबर को जजमेंट आया तो एडिशनल ASC उस कोर्ट में बैठे हुए थे, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वक्फ बोर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेटर और NDMC का एडमिनिस्ट्रेटर दोनों एक था, उसने ट्रिब्यूनल में अपील नहीं की। उसके बाद हैरानी की बात, जब कोर्ट ने जजमेंट दिया, LDA का DC था, पुलिस थी, NDMC थी, अर्बन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री थी और सब पुलिस प्रशासन था, उसमें वक्फ बोर्ड का कोई नुमाइंदा नहीं था उस सर्वे में। आप मेरी प्रॉपर्टी को जांच करना चाह रहे हैं और मेरे ही लोग वहां नहीं रहेंगे। 20% रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को दिया जाता है, तो वक्फ बोर्ड का यह हक है
कि उसके वकील जो साहब वहां बैठे थे, जो सरकार की दलाली या जिसकी भी दलाली कर रहे थे, उनको खड़ा होके और वक्फ बोर्ड को यह बताना चाहिए था कि आप वहां कोर्ट में बैठे हुए हैं और जिसकी रोजी रोटी आप खाते हैं वक्फ की, और आप वहां पर अपील नहीं कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी गलती। 12 नवंबर को जजमेंट आया है, 3 महीने का जजमेंट दिया। तो यह बात सोचना चाहिए कि मस्जिद, मदरसा, ईदगाह या मंदिर या गुरुद्वारा इमोशनल इशू होता है, इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जाता, नहीं तो वक्फ ट्रिब्यूनल में किया जाता। उन्होंने नहीं किया, जिसके चलते ये हालात बने। तो हालात इसमें एनडीएमसी की जिम्मेदारी, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी, और जो अर्बन डेवलपमेंट के लोग थे उनकी जिम्मेदारी है। आप 1:30 बजे रात में यह मामला करेंगे। मस्जिद आप जान रहे हैं इमोशनल इशू है, गुरुद्वारा इमोशनल इशू है। आप सब पार्टी को कॉन्फिडेंस में मस्जिद प्रेयर का हिस्सा नहीं था, आपको पता है ना इस चीज। इसमें इन एन एरिया ऑफ 7 एक मिनट पूरा एक मिनट सर, एक मिनट फैक्ट जाने दीजिए, फैक्ट जाने दीजिए। 7,343 स्क्वायर फीट, मैं फैक्ट ही बोल रहा हूं। 7,343 स्क्वायर फीट ये प्रेयर का हिस्सा ही नहीं था, इस पर एक्शन होना ही नहीं था, मस्जिद का सीन ही नहीं था। कोई दूर दूर तक मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाना था सर। मेरे भाई अमन साहब, ये वक्फ प्रॉपर्टी है बाजाब्ते, आज से 40 नंबर वक्फ प्रॉपर्टी है, और इस वक्फ प्रॉपर्टी का 1970 का गैजेट है। गैजेट कोई आदिल हसन या एमआईएम ने नहीं निकाला है, वो बाजाब्ते सरकार ने निकाला है। 40 नंबर नहीं, और ये सरकार की जवाबदेही। और ये जो साहेब अभी मेरे से कोर्ट में क्यों नहीं दिखा रहे वो कागज? मुझे अमन भाई कागज इन्होंने एमसीडी में क्यों नहीं दिए? अमन भाई, हाँ ठीक है, एक एक करके मैं बीच में नहीं बोलता हूं। बोलिए आदिल हसन, बोलिए। अमन साहब, मैं बीच में किसी का नहीं बोलता। कोई बीच में बोलना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जो अभी एक बोलिए आप सर। अमन साहब, अभी जो साहेब लंबी लंबी बरनाला और ये फरीदाबाद और पूरा दिल्ली का जो विवरण कर रहे थे, हाँ याचिकर्ता, वो भी सेव इंडिया फाउंडेशन कहीं ना कहीं किस राइट विंग से जुड़ी है वो पूरी दुनिया जानती है। मैं कह रहा हूं, मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूं। अगर राइट विंग लेफ्ट विंग छोड़ दीजिए, मैं तो सर बोलने दीजिए ना सर। अलाउ मी, अमन साहब, अलाउ मी टू स्पीक प्लीज। चलिए बोलिए सर। पुनीत जी की मोहब्बत में आपके सामने हाजिर हूं, आपके कोऑर्डिनेटर की मोहब्बत में आपके अदालत में आया हूं। एक बात मैं बता दूं, किरण रिजिजू मिनिस्टर हैं, उससे पहले स्मृति ईरानी थी, उससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे। लगातार 11 साल से इस देश में भाजपा का माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर है, और देश में जो वक्फ बोर्ड है वो डायरेक्ट सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो जितने भी मंत्री थे, क्या वो आंख बंद किए हुए थे? क्या उनको कैटरेक्ट का प्रॉब्लम था, मोतियाबिंद था, कि उनके मुंह में दही जमी हुई थी, कि उन्होंने ये मामले को नहीं देखा? हरियाणा में मुझे बोलना पड़ेगा, मेरी मोहब्बत मेरे दर्शकों से है। मेरा सीधा सा सवाल है, ये पत्थरबाज कौन से विंग से हैं? ये लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये पत्थरबाज कौन से विंग से थे? हाँ जी। पत्थरबाज ये वही हैं जो अंकिता भंडारी का जो वीआईपी गश्त कांड में जिन्होंने सबूत मिटाया, उसी विंग से हैं। तो ये कौन? ये तो सेंगर के विंग से हैं, जो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आए थे। ये तो अफवाह फैलाने वालों, वो उसी का जो बुलडोजर अंकिता भंडारी में जो चुप है, उसी विंग से हैं। ठीक है, तो इन पर अंकिता भंडारी के जो न्याय नहीं दिया, उसी विंग से तो फिर इन पर एक्शन सही हो रहा है। ठीक है, इनकी जो धरपकड़, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो फिर इन पर धरपकड़ इनकी सही हो रही है, इन सबका इलाज होना चाहिए, इनकी धरपकड़ सही हो रही है। ठीक है, सुनिए अमन साहब जी, और सुन लीजिए अमन साहब, ये वही हैं जो नजीब को आज तक खोज नहीं पाए। मैं कह रहा हूं ये वही है जो जेएनयू में मारे, और ये वही है। अगर ये राइट विंग है, अगर आदिल हसन, तो इन सबकी धरपकड़, इन सबका सही से इलाज होना चाहिए। ठीक है, 5 को पकड़ लिया, 5 को उठा लिया। सही से इलाज वही है कि 52, सुनिए अमन साहब, 52 साल जो तिरंगा नहीं फैलाया, अरे वो छोड़िए ना, मैं इस पर बात करता हूं। इन पत्थरबाजों का सही से जो इलाज दिल्ली पुलिस, आदिल हसन को नहीं माना, आदिल हसन सरदार पटेल ने बैन किया, उसी विंग से है ये। प्रेम शुक्ला, मैं